नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आज मौलिक अधिकारों को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को, जो आप संविधान का जो तीसरा लेसन है मौलिक अधिकार, उस पर आपकी एक मजबूत पकड़ बन सके। इसीलिए आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, और अधिकारों के प्रति सजग तभी आप रह सकते हैं जब आप अपने अधिकारों को अच्छे से जान पाएंगे। तो आज हम एक बहुत ही उपयोगी मौलिक अधिकार की चर्चा आपके लिए करेंगे, और वो हमारा मौलिक अधिकार होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें मिला दूसरा मौलिक अधिकार है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार शुरू में जब संविधान बनाया गया था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन उसके बाद एक मौलिक अधिकारों को हटाया गया। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों में से आपका एक मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार, ये मैं चर्चा कर दिया हूं। आज मैं उससे आगे स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करने वाला हूं। तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में इस बात की चर्चा की गई है, और इसमें जो बातें बताया गया है उसको मैं विस्तार पूर्वक आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने इसके पहले वीडियो को पसंद किया है, वैसे आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, और चैनल पर यदि मेरे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का, जो 19 से लेकर 22 तक में पढ़ना है। उसमें सबसे पहला आर्टिकल है 19, जिसको हम भारतीय संविधान का रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान का जो रीढ़ है, बैकबोन है, उसको आर्टिकल 19 को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारों को देता है और इसमें एक साथ मानव को कई सारे अधिकार मिल जाते हैं। अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उसमें आप देखें यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। इसमें वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार इसके तहत मिला है। एक जो यहाँ दिख रहा है निरसित यानी खाली, एक मौलिक अधिकार यहाँ से हटा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार का जो मुख्य हिस्सा हुआ वो भी हमारे पास 6 है, और अनुच्छेद 19 के तहत जो हमको मौलिक अधिकार मिला है उनकी संख्या भी 6 है। अब क्या है देखिए, अनुच्छेद 19 में ही जो बातें कही गई है उसमें यह कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिला है। अर्थात इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी बातों को किसी भी मंच से रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और यदि आपको लगे कि नहीं, बोलने से हमारे जीवन पर खतरा हो सकता है, जैसे बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति का नाम आप उजागर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, यही वो कार्य किया होगा, लेकिन मैं उसका खुलकर नाम नहीं लूँगा। तो एक तरह से आपने नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी आपको अनुच्छेद 19 का जो अनुच्छेद 19 में जो 1 में जो बातें हैं उसमें 6 बातें हैं वर्तमान समय में। तो उसमें ए वाले में हमने क्या बताया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें बातचीत करने, लिखने, पढ़ने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। अच्छा चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को आप कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करके नहीं चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बातों को रखने का मतलब है कि हम राह चलते किसी को गाली गलौज देना शुरू कर देंगे कि हमें बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो हम उनको गाली देंगे, राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर किसी प्रकार का जो है छिटाकसी करेंगे। राजनीतिक द्वेष को लेकर कर रहे हैं तो अलग बात है। आप पार्टिकुलर जो है ना किसी व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि किसी की नैतिकता, जो मोरलिटी होती है, वो डाउन ना होने पाए, उसको मतलब नुकसान ना पहुँचे। आप किसी को जो है कुछ भी आरोप लगा देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो इससे थोड़ा सा है ना कि एक इमेज अगर उसका मार्केट में बना हुआ है और आपने कुछ ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा दिया जिससे सामाजिक रूप से उसका इमेज खराब हो रहा है, तो उस व्यक्ति को एक अधिकार है कि नहीं, उसको नैतिकता के साथ गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है।
तो गरिमापूर्ण तभी जी पाएगा जब उसकी मोरलिटी बनी रहेगी, उसके अंदर की जो नैतिकताएं हैं उसको आप तार तार न करें, तभी तो बना रहेगा। अब देखिए इसमें एक और बातें हो गई कि इसमें जो चीज़ें हैं उसमें एक प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया वाले अपनी बातों को बिंदास तरीके से रख सकते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मीडिया वालों को कहेंगे कि नहीं तुम्हें यही बात बोलना है तो बस बोलना है, स्वतंत्र रूप से तुम कार्य नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया अपनी बातों को रख सकता है और बिना डरे रख सकता है। सरकार के पक्ष में बातों को रखे या सरकार के पक्ष में बातों को रखे, बिल्कुल इसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आपको पता है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का समय चलता था उस समय जॉर्ज जो मेटकॉफ थे, जिनको कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, उनके समय में प्रेस को थोड़ा सा अधिक आज़ादी मिल गई। तो प्रेस वाले थोड़ा सा बातों को बढ़ा चढ़ा के भी कभी कभी पेश कर देते हैं, तो पेश कर सकते हैं क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको ऐसा मिला हुआ है अधिकार कि अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी में एक आता है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सूचना पाने का अधिकार को जो है इसमें बाद में जोड़ा गया। जैसे इसमें है क्या कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखने का भी अधिकार है कि देश के अंदर किस प्रकार की विधि व्यवस्था कायम है, देश के अंदर कौन कौन सा कार्य हो रहा है, उसे हम जानें, अपने देश के महत्व को समझ सकें। तो इसको लेकर अगर आप किसी प्रकार की सूचना चाहते हैं तो वो आप पा सकते हैं। सिंपल भाषा में देखिएगा, मैं अगर कहूँ कि आपने कोई पेपर दिया, कोई एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगता है कि मेरा जो मार्क्स हैं वो मैंने 100 नंबर का अगर पेपर बनाया है तो उसमें 70 या 80 के आसपास आना चाहिए। अगर बहुत भी कम कर दिया जाए तब भी 50 के आसपास तो बिल्कुल सही जाएगा ही जाएगा, ये मेरा पूर्ण दावा है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट निकलते समय मानते चलते हैं कि 10 नंबर आ गया, तो थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा ना कि ये तो मतलब बिल्कुल प्रतिकूल है, जबकि हम बोर्ड से जो आंसर शीट आया था उसको भी मिलाए तब भी मेरा 40-50 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर ये तो पच ही नहीं पा रहा है। आखिर में ये वास्तविकता इसमें क्या हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो आप रेलवे बोर्ड से या जो चीज़ भी हो उससे आप सूचना पाने के अधिकारी हैं, आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हमें जानकारी दी जाए कि आखिर मेरा नंबर इतना कम क्यों आया जबकि मैंने ऐसा पेपर बनाया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि थोड़ा सा वैसे नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है रेलवे बोर्ड से या किसी से भी कुछ भी सूचना डायरेक्ट मांग ले। उसका एक प्रोसेस होता है, एक नियम होता है, उसको फॉलो करके तभी आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक बात को ध्यान रखना है कि सूचना का मतलब ये थोड़ी हो पाता है कि आप ऐसी सूचनाओं को भी मांगना शुरू कर दें जिससे देश को ही खतरा हो जाए। अब मेरे कहने का मतलब है कि आप कल के डेट में भारत में जहाँ जहाँ परमाणु अस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं या कोई ऐसा चीज़ तैयार होता है जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आप कहें कि मुझे वो ठिकाना बताया जाए, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ कहाँ है या भारत ने अपने हथियारों को कहाँ छुपा के रखा है, ताकि हम अपने पड़ोसी देशों को सूचना दे सकें। तो ऐसा आपको जो है ना कभी भी सूचना नहीं मिलेगा, क्योंकि एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है, इस बात को समझना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप आरबीआई के कारखाने में ही घुस जाए कि कहाँ नोट छपता है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे, आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, है ना। उसके बाद देखिए एक और बातें क्या है इसमें। सूचना पाने का अधिकार सबसे पहले अगर किसी राज्य में अधिनियम के तौर पर आया था तो वो राज्य है राजस्थान। 2005 में सूचना पाने के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला है सभा करने की स्वतंत्रता। देश के अंदर आप सभा कर सकते हैं। सभा करने का यहाँ पर मतलब है कि अगर सरकार के प्रति आपको किसी प्रकार का आक्रोश है तो अपनी बातों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं। अक्सर देखे होंगे जैसे दिल्ली को देखें तो दिल्ली को जैसे रैलियों का नगर कहा जाता है, आप सुने होंगे रैलियों का नगर दिल्ली है, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन वहाँ पर होते रहता है। आप दूसरे राज्यों में भी देखिएगा, खास करके राजधानी वाले क्षेत्रों में या छोटे छोटे शहरों में भी जो प्रमुख चौक चौराहे होते हैं वहाँ पर लोगों का हमेशा आना जाना, पुतला वगैरह दहन करना, अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए बीच सड़क में जो है चौकी लगा दी और लेट कर बोले कि बस हम आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? कि हमें सरकार से नाराज़गी है। तो नाराज़गी है, ठीक है, आपकी नाराज़गी है, ऐसा थोड़ी है कि समाज के हर वर्ग के लोग सरकार से नाराज़ होंगे। तो आप अपनी नाराज़गी को मनवाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर जो इस प्रकार की समस्याओं को ला रहे हैं
वो सही नहीं है। वैसा आपको बिल्कुल करने का अधिकार जो है संविधान नहीं देता है। सभा कीजिए लेकिन शांतिपूर्वक सभा कीजिए, क्योंकि देखिएगा सभा करने का सीधा सा मतलब होता है कि किसी प्रकार की जब नाराजगी वगैरह रहती है ना तभी कोई सभा हो पाती है, विशेषकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चाहे वो किसी से मांगों को मनवाना हो, कोई सरकारी विभाग हो या फिर जो है सरकार के प्रति ही जो है लोगों का आक्रोश हो, कुछ मांगों को मनवाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कीजिए, संविधान इसको असंवैधानिक नहीं मानता है। लेकिन एक सीमित दायरे में रहकर ध्यान ये रखना है कि उससे पब्लिक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और आपके इस धरना में किसी प्रकार का जो है ऐसा उग्र रूप भी लोगों का नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को खतरा हो जाए, सरकार को खतरा हो जाए। आप देखे होंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक समय था जब अन्ना हजारे बहुत बड़ा जो है आंदोलन किए थे लोकपाल को लेकर, तो काफ़ी बड़ा आंदोलन था वो। बिहार के पटना में जाइएगा तो वहाँ पर हमेशा जो है धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में लोगों का चलता रहता है, डाक बंगला चौराहा पर चलते रहता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि धरना आपको करना है सरकार के खिलाफ कीजिए, ये संविधान का आपको छूट मिला है, लेकिन आपसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए सभा कर रहे हैं, ठीक है सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा आप उग्र रूप धारण कर ली, अक्सर लोग कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे जब जनता को कष्ट होगा ना तो पुलिस को आदेश है कि आप जो है व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए भीड़ को तितर बितर कर सकते हैं। उसी को लेकर आप देखे होंगे कि अश्रु गैस के गोले वगैरह छोड़े जाते हैं या कुछ और जो है तरीका, पानी का फव्वारा वगैरह मारा जाता है ताकि थोड़ा सा भीड़ वहाँ से हटे तो व्यवस्थाएँ जो है कायम हो सके। तो ये सरकार का एक तरीका हुआ प्रोटेक्ट करने का इसको। अब ऐसा थोड़ी है कि सरकार अगर पानी के बौछारें आपके ऊपर दे रही है तो आप जो है किसी प्रकार का आर्म्स वगैरह हथियार लेकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि फिर देखते हैं तुम जो है इस प्रकार का कार्य करोगे तो हम तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, सभा करना है, बिना हथियार के करना है, शांतिपूर्वक सभा करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला दे रहे हैं कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसी में आपको ये भी छूट मिला है कि आप देश में किसी प्रकार के संगठन को भी बना सकते हैं, लेकिन उस संगठन से भी देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। संगठन बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि भारत में आतंकवादियों का एक संगठन बना लें कि चलिए संगठन ही बनाना है तो हम छात्र यूनियन बनाइए, इससे बढ़िया है कि आतंकवादियों का यूनियन बना लें। ये सब चीज़ें गलत है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए आपके संगठन से। बाकी आप अक्सर देखते होंगे छात्रों का यूनियन होता है, शिक्षकों का यूनियन होता है, किसान मजदूरों का यूनियन होता है ना। अभी देखिए दिल्ली के में किस तरह से किसानों का जो है यूनियन लगातार जो है किसान बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, संगठन बनाने की भी छूट है। उसके बाद अगला जो इसमें है आपको अनुच्छेद 19 में ये कह रहा है कि आने जाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हो गया कि आप देश के अंदर किसी भी कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपको ये कह के नहीं रोका जा सकता है कि आप एक राज्य के निवासी हैं तो आप अपने राज्य में ही रहे, दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि संविधान संपूर्ण भारत को एक मानता है और एक मानता है तो अपने देश के अंदर कहीं भी आपको आने जाने की छूट मिली हुई है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को गलत न लेकर चलेंगे, इसलिए मुझे हर जगह रोकना पड़ रहा है। अब आने जाने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि किसी के बेडरूम में घुस जाएं, ये क्या कर रहे हो तुम। अब बेडरूम में है भाई तो किस तरीके से रह रहे हैं, पति पत्नी है साथ में कि कौन है, आपको क्या पता। आपकी ये थोड़ी है कि आप घुस जाइएगा और कहिएगा सर हमको पढ़ाई में आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हैं, तो ये गलत है। आप उसके अंदर रूम के अंदर चले गए तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि जो व्यक्ति वहाँ पर हो किस अवस्था में है, किस तरह से है, आपके जाने से हो सकता है कि उसकी नैतिकता भंग हो जा रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आए जाएं लेकिन समस्या ना होने पाए, उससे समस्या ना हो। निवास करने की छूट, ये भी देखिए, आप सिर्फ आ ही नहीं जा सकते हैं। दिल्ली में गए, दिल्ली आपको पसंद आया, चलिए पसंद आया हम यहीं पर बस भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सकते हैं। मुंबई में गए, मुंबई पसंद आया, मुंबई में बस सकते हैं। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा बिहारियों के प्रति या उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति थोड़ा सा खास टारगेट करके उनको ये कहा जाता है कि तुम लोग बिहारी हो, भाग यहाँ से, ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं है कि देश के अंदर जो है किस राज्य में जाने से आपको मना किया गया है, वहाँ पर रुकने से मना किया गया है। एक ऐसा जगह था जहाँ पर निवास करने के लिए समस्या थी, जम्मू कश्मीर, लेकिन वो राज्य रहा ही नहीं, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धारा 370 जब से वहाँ खत्म हुआ है तब से उस राज्य में जाकर कोई ज़मीन खरीद कर बस सकता है, ठीक है ना। और F नंबर में क्या है, ये निर्सित है, खाली है। अब ये खाली है तो क्या है यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए, संपत्ति अर्जित करने वाला जो अधिकार था वो इसी में दिया गया था ऐप में कि आप संपत्ति भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं,
आप खुद की अपनी संपत्ति जो है खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ये चीज़ इसमें की गई थी, है ना। ये आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है। लेकिन आपकी अपनी संपत्ति को भी सरकार सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए जब्त कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी संपत्ति को आप लेने वाले कौन होते हो। तो आपके द्वारा खरीदी गई जो संपत्ति होगी वो भी लिया सकता है, यानी इसको भी खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार को खत्म किया गया है। और जो मैंने मूल रूप से बताया था, जो हमारा 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया, वो हमारी वो संपत्ति थी जो दादा परदादा यानी खानदानी संपत्ति, वंशानुगत जो संपत्ति हमको मिलती है, उसको भी हटाया गया है कि अब आपको कानूनी अधिकार है, वो कितना रखना है, कैसे रखना है, ये सरकार सब तय करेगी। कभी भी आपकी संपत्ति की जांच हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आपने अगर कोई संपत्ति अर्जित किया है तो उसको 19 के F में रखा गया था, और ये भी यहाँ से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और याद रखिए, संविधान में जब भी कोई चीज़ें समाप्त की जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई कलम उठाएंगे और उसके बाद वहाँ से उसको अंडरलाइन कर दें कि नहीं अब खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ पर वो चीज़ें हटा देने का मतलब निरसित लिख दिया जाएगा। कभी उससे रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत फिर पड़ जाती है तो उसको वहीं पर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर संशोधन का मतलब ये नहीं था कि किसी चीज़ को हटाए तो वहाँ सीधे मिटा दिया, मिटाना नहीं, वहाँ पर लिख देना कि जगह खाली है वर्तमान में, आगे अगर वैसी ही चीज़ों की फिर जरूरत पड़ गई फिर वहीं पर लाकर उसको रख देंगे, ठीक है ना। तो ये निरसित का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप सोचिए, कहीं आ जा रहे हो, आपका मन करेगा कि चलो हम निवास भी कर जा रहे हैं। निवास जब करेंगे तो आपको लगेगा चलो कुछ संपत्ति खरीद कर यहाँ पर मकान खरीदेंगे ना जी, तो मकान खरीद लेंगे, ठीक है, वहाँ पर निवास करेंगे। और निवास करने लगेंगे तो क्या आप कुछ व्यापार नहीं करेंगे? आप जीवन को चलाने के लिए कुछ व्यापार भी करना पड़ेगा ना। तो व्यापार करने की भी छूट आपको प्रदान की गई है। अपने जीविकोपार्जन के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि व्यापार का मतलब ये नहीं होता है कि हम कल से अफीम की खेती करना शुरू करें, ब्राउन शुगर की खेती करेंगे, या कुछ ऐसा व्यापार जिसमें हम एक ऐसा विद्यालय खोल देंगे जहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर वही बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जब नुकसान पहुंचेगा तो ऐसा व्यापार करने की आपको छूट नहीं प्रदान किया गया है। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये आपका 19 कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए होंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये सब इतना व्यक्ति को अधिक आज़ादी दे देता है कि इसी के चलते जब देश में इमरजेंसी लागू होता है, राष्ट्रपति के आदेश से जब देश में इमरजेंसी लागू होता है तो इमरजेंसी लागू होते समय ही सबसे पहले अगर कोई मौलिक अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है इमरजेंसी में, तो आर्टिकल कौन सा है, 19 ही होता है। इसको समाप्त करना नहीं पड़ता है, इधर इमरजेंसी लागू, उधर पूरे देश से आर्टिकल 19 के तहत जो भी आपको मौलिक अधिकार मिला है वो सारे मौलिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, है ना। उसके बाद देखें, आर्टिकल 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध व्यक्ति करता है तो सबसे पहले बात कि ऐसा थोड़ी है कि किसी को फंसा दिया गया, झूठा FIR कर दिया गया उसके ऊपर तो अपराधी कर दिया। अरे बिहार वगैरह साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऐसे भी लोग जो है ना किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी जो है कोई भी नोटिस लिखवा करके FIR दर्ज करवा देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं और कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर आपके FIR का मतलब होता है कि आपने जुर्म किया ही है। ये तो कोर्ट प्रमाणित करेगा ना कि आपने जुर्म किया है कि नहीं। कोर्ट ऐसे किसी बातों को नहीं मानता है, जब तक प्रमाण नहीं हो पाएगा तब तक कोर्ट किसी की बात को सुनेगा नहीं। तो यहाँ पर देखें, दोष सिद्धि को लेकर जो बातें कही गई है वो क्या कहा गया है कि अपराध करने के समय की सजा, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने अपराध किया होगा तभी आपको दंडित किया जाएगा, ऐसे दंडित नहीं किया जाएगा। और जब सजा दी जाएगी तो यहां पर मैंने क्या कहा है कि अपराध करने के समय की ही सजा को देंगे। मेरे कहने का मतलब यहां पर ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा हम केस आपको बता रहे हैं, अगर भारत में चोरी करने पर साल भर की सजा का प्रावधान किया गया है, 2020 चल रहा है, मान लीजिए कि 2020 में चोरी करने पर साल भर की सजा का प्रावधान है। अगर आप पकड़े जाते हैं, जुर्म साबित हो जाता है तो साल भर की सजा आपको दी जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि उस अपराधी को साबित करने के लिए कि आपने अपराध किया है, उसको साबित करने में ही 4-5 साल का वक्त लग जाए। जैसे कि हमारा कोर्ट का ये कहना भी है कि जब तक पूर्ण रूप से हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक किसी को सजा नहीं सुनाएंगे। तो अगर वो 4-5 साल तक उस पर मुकदमा लगातार चलते रहा और 4-5 साल का मुकदमा चलते हुए
तब जाकर मालूम चला कि हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है, अब इसको सज़ा दी जाएगी। तो भाई आप 2020 में कांड वो किए थे और मुकदमा चलते चलते 4 साल 5 साल का समय लग गया। इसका मतलब कि 2025 आ गया और 25 में मोदी जी ने कोई ऐसा नियम बनवा दिया है कि नहीं, अब अपराध करने की सज़ा चोरी की 1 साल की नहीं है, अब 4 साल की है। तो जज साहब क्या कर रहे हैं कि भाई आप 2025 में हो ना, इसीलिए अब इस समय जो सज़ा है उसके हिसाब से आपको हम सज़ा देंगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि नियम यही है कि आपने जिस समय अपराध किया था उस समय क्या सज़ा थी उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, न कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। और ठीक यही नहीं, न तो बाद के हिसाब से दे सकते हैं और न पहले के हिसाब से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जज साहब कहेंगे कि तुमने अपराध किया ना, तुम अपराधी साबित हो गए हो, तो याद करो मुगलों का ज़माना, मुगलों के ज़माने में हाथ के बदले हाथ काट लिया था, पैर के बदले पैर काट लिया था, तुमको वही सज़ा देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, न पहले की सज़ा दे सकते हैं न बाद की सज़ा दे सकते हैं। आप जब भी सज़ा देंगे जिस वक्त अपराध किया गया था उसी के हिसाब से सज़ा आपको देनी पड़ेगी। और ये भी बात इसमें है कि एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मेरे ये कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई अपराध किया है, साबित भी हो गया कि आपने अपराध किया है और उसके बाद कोर्ट ने उसको सज़ा दे दिया, 4 साल 5 साल 6 साल जो भी सज़ा है उस सज़ा काट लिया, और सज़ा काटने के बाद जब बाहर निकल रहा है तब जज साहब का फिर से मन करे कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम एक बार फिर से अंदर जाओ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, मैं दोबारा तुमको चाहता हूँ कि एक बार फिर से जेल जाओ, मेरा मन किया है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके मन से क्या फ़र्क पड़ता है? एक व्यक्ति को दोबारा आप जो है दंडित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर उस व्यक्ति का अपराध चेंज होता है तब आप दंडित कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, एक पिक्चर है, आप सुने होंगे अंधा कानून, पिक्चर काफ़ी मशहूर रहा था। तो अंधा कानून पिक्चर में जो अमिताभ बच्चन हैं उनको अमरीश पुरी के हत्या के जुर्म में सज़ा दी जाती है कोर्ट के द्वारा। हालांकि अमिताभ बच्चन इस बात को जानते हैं कि उन्होंने अमरीश पुरी की हत्या नहीं की है, लेकिन फिर भी कोर्ट कहता है कि जो प्रमाणित हो गया वही सत्य है, और प्रामाणिकता जुटा दिया गया है अमिताभ बच्चन के खिलाफ कि आपने जो है मारा है, आप ही के चलते उनकी मौत हुई है, तो कोर्ट ने सजा दे दिया है। हालांकि अमिताभ बच्चन इस बात को जानते थे कि हमने अपराध किया नहीं है, बट मेरे खिलाफ सारे गवाह रहे इसलिए मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वो जानता है कि हमने किसी प्रकार का काम नहीं किया, हो सकता है कि कोई और मारा होगा और मुझे फंसा दिया गया होगा। जब वो 5-6 साल के बाद सजा काट कर बाहर निकल रहा है तो देख रहा है कि अमरीश पुरी जिंदा है। अब वो देखा है तो चौंक गया है कि अरे भाई ये तो कानून के नज़र में ये तो मर चुका है, क्योंकि इसी के चलते हमको सज़ा मिली है कि मैंने इसको मारा है। अब उसके दिमाग में ये बात आ रहा है कि ये बंदा कानून के नज़र में मर चुका है, ये अभी तक जिंदा है, मतलब हमको झूठा आरोप लगाया गया। तो मैं जानता था कि झूठा आरोप लगाया गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मरा भी नहीं है। मुझे मालूम था कि किसी और ने मार दिया होगा, मेरे ऊपर जो है आरोप लग गया, लेकिन यहाँ तो मरा भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम उसके दिमाग में क्या हंट किया गया, ऐसा करते हैं कि जब ये कानून के नज़र में मर ही चुका है तो फिर इसको जीने का कोई अधिकार नहीं, तो चलो मैं इसे क्या करता हूँ, मार ही देता हूँ। अब वो मारने के लिए लगा है अमरीश पुरी को दौड़ाने, और दौड़ते दौड़ते वो बंदा अमरीश पुरी उसी कोर्ट में उसी जज के सामने जाकर गिर पड़ा है जिस जज ने अमिताभ बच्चन को सजा दी थी, और वहीं पर जाकर जो है उसको मारना चाहा है। अब कोर्ट के सामने जज वहाँ पर हैं, उसके सामने अगर किसी को मार देते हैं तो उससे ज़्यादा प्रमाण की अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, साक्षात आपको प्रमाण मिल रहा है। तो जज साहब ने तुरंत उसको रोका, अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, हमारे सामने किसी का मर्डर तुम कर रहे हो, अब बताओ कि मुझे प्रमाण जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ही जजमेंट देना है और तुम मेरे सामने ही मर्डर कर रहे हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको हम इतने साल की सज़ा देंगे। तब कह रहे हैं ठहर जाइए जज साहब, आपको पता नहीं है कि भारत का संविधान ये कहता है कि एक अपराध के लिए मैं दोबारा दंडित नहीं हो सकता हूं। आप इसी के चलते मुझे एक बार सजा दे चुके हैं, ये कानून के नज़र में मर चुका है, और जब मर चुका है तो मरे हुए आदमी को मारने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और चूंकि मैं इस अपराध के लिए सजा भुगत चुका हूं तो मैं दोबारा अगर मारता भी हूं तो मैं अपराधी नहीं माना जाऊंगा, और इस तरह से मार भी दिया है। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, चलो अगर ऐसा है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं और उसके चलते पिटा गए हैं तो दोबारा नहीं पिटा सकते हैं। अब मास्टर साहब जो है कोई क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे मुझे नहीं आएगा, पीट लेंगे, लेकिन मास्टर साहब का अचानक मन कर दे कि नहीं बेटा हम चाहते हैं कि एक बार फिर से पिटा जाओ, तो अब जो है हम पिटने अपने आप को नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान दिलवा देंगे सर आपने ही पढ़ाया था कि एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं करेंगे। तो भाई जी आप ये ध्यान रखें कि हम इतना बेवकूफ़ नहीं है, आपको पढ़ाने तो हम इस बात को जानते हैं कि एक अपराध के लिए दंड नहीं देंगे, लेकिन आपका अपराध हम बदल देंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, नहीं बताए तब पीटे, फिर पूछे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नहीं बताए तब भी पीट लेंगे। कुल मिलाकर आपका अपराध चेंज करके जितनी बार मन करेगा उतनी बार मार सकते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। अपराध चेंज हो गया तब तो आपको सज़ा मिलेगी। अब मान लेके चलते कि एक आदमी को मर्डर कर दिया, आपने मर्डर कर दिया, आप जो है सज़ा काट लिए, सज़ा काट लिया, आपको लगा कि आप तो किसी को भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी उसको मारोगे तो वो भी आपके ऊपर जो है FIR करेगा। अब ये समझे कि एक मर्डर करे चाहे 100 मर्डर करे कोई दिक्कत नहीं, कितना मर्डर कर देंगे एक ही बार सज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर अपराध बार बार करेंगे तो सज़ा भी आपको बार बार ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद रहे कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के साथ इंडिया में ऐसा होता है, देखिएगा। अब परिवार वाले जो है घर पे रहते हैं और उधर जो है कह दिया जाता है कि देखो सुनो, सारा तुम्हारा परिवार का दायित्व तो तुम्हारे ही ऊपर ही है। अब तुम अगर अपने खिलाफ गवाही नहीं देते हो तो सोचो उधर हमारे आदमी लोग बैठे हुए हैं, इधर तुम बोलोगे उधर लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए तुम कबूल कर लो कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा सब होता है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि संविधान ऐसा करने से साफ मना किया है। आप अपने खिलाफ ही गवाही दिलवाएंगे, ये तो गलत बातें हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आपका आर्टिकल 21 में क्या है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये चीज दिया गया है इसमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिसमें प्राण में क्या है कि आपको अपने प्राणों को बचाने का भी अधिकार संविधान देता है, कि आप अपने प्राणों को बचा सकते हैं, आप जीवित रह सकते हैं। अब जीवित रह सकते हैं अगर ये संविधान कह रहा है तो ये मतलब नहीं समझ लेंगे किसी का मर्डर करके जीवित रहेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। आप ऐसा करेंगे तब तो अपराधी हैं। आप संवैधानिक नियमों का पालन अगर कर रहे हैं तो आपको जीने का अधिकार है, आप जिएंगे, ये संविधान आपको कह रहा है। आपको यहाँ पर मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग देखिएगा ना, आत्महत्या कर लेते हैं, सुने होंगे, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई जी दूसरे लोगों को जब आपको मारने का अधिकार संविधान नहीं दे रहा है कि दूसरे लोग भी आपको नहीं मार पाएंगे, आपको जीने का अधिकार है, तो आप अपना ही मर्डर अपने से कर लीजिएगा। ऐसा भी तो करने देगा, क्योंकि जीने का अधिकार का मतलब हुआ कि आप अपने से भी नहीं मर सकते हैं और दूसरा भी आपको नहीं मार सकता है। हाँ, ये चीज़ें जरूर है कि अगर आप जो है किसी दूसरे का मर्डर करेंगे तब आपको जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है ना। उसके बाद देखिए पर्यावरण, ये कितना अच्छा कंसेप्ट, संविधान बनाने वाले कितने सोच समझ के संविधान के सारे नियमों को बनाए थे। मुझे यही सोचकर आश्चर्य होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बड़े बड़े उस समय के नेतागण, आज से 50, 60, 70 साल पहले, सोचिए जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वैसा नहीं थी जो आज के दौर में है। आज इंटरनेट से लेकर के सोशल मीडिया सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन कितना सब दिमाग का तेज था। सोचिए कितना बड़ा संविधान और कितना अच्छा से अध्ययन किया गया है संविधान का। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्राण बचाने का अधिकार का मतलब ये हो गया ना, आप जो है पूरा कोई ऐसा गाड़ी लेकर चले जो पूरा धुआं फैला रहा है। अब धुआं फैला रहा है तो धुआं जो है पर्यावरण में घुल मिल रहा है, और पर्यावरण में घुल मिल रहा है तो वो चीज़ें आप सांस के तौर पर लेंगे अगर अंदर, तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको जीने का मौका अधिक दिन तक मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। संविधान कहता है कि आपको जीने का अधिकार है। इस परिस्थिति में पुलिस वाले आपके गाड़ी को जब्त कर लेंगे। इसीलिए जो देखिएगा पोल्यूशन वगैरह जो बनाए जाते हैं ना आपको गाड़ियों का, उसका मेन सब रीजन यही है कि लोगों को जीने का अधिकार है, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है। यहाँ जीने का ही नहीं, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आपको दे कि चलो तुमको हम मार थोड़ी रहे हैं, मर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमको नंगा करके हम मार्केट में भेज दे रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? उसकी गरिमा के साथ आप खुद जीने दे रहे हैं। क्योंकि ये भी तो ध्यान रखिए कि किसी की नैतिकता का हरण नहीं करना है, ये ध्यान रखना है ना। स्वास्थ्य कारणों से ही देखें, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, खसरा का टीका, पोलियो का टीका अस्पतालों में दिया जाता है ना, बिल्कुल निःशुल्क, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, क्योंकि संविधान हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देती है। साथ ही साथ दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आप शरीर से भी आज़ाद हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। और अगर नहीं जाने का मन किया, कहीं पर गए, आपको लग रहा है कि 2-4 लोग 15 लोग हैं वहाँ पर, भीड़ भाड़ में हमको नहीं रहना पसंद है, हम अकेले में रहेंगे, एकांत भी रह सकते हैं। संविधान ये भी कहता है कि आप एकांत में भी रह सकते हैं और भीड़ के सदस्य के लोगों के साथ भी रह सकते हैं। ये आपका अपना अधिकार है। आप कहीं भी जा सकते हैं, विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। विदेश जाने की स्वतंत्रता भी इसी के तहत मिला हुआ है आपको। और यहाँ पर निजता का अधिकार भी है। निजता का अधिकार का मतलब हो गया कि आप अपनी प्राइवेसी को बचाए भी रख सकते हैं। प्राइवेसी बचाने का मतलब आप सीधा सा समझ गए। जैसे सिंपल सा मैं एक घटना बता रहा हूँ। पति पत्नी ही हैं, आपको पत्नी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, और पत्नी मान लेते हैं कि अनलीगल तरीके से किसी दूसरे जो है लोगों से संपर्क में है, शादी हो जाने के बाद भी किसी दूसरे के साथ संपर्क में है, और रात को 12 बजे 1 बजे चैटिंग कर रही है। अचानक आप सोए हुए हैं, जगे और सीधे करे, अरे इतनी रात को तुम किससे चैटिंग कर रही हो? ये मोबाइल आप उसे मांगने लगे, मोबाइल आपको नहीं दे रही है, अपना कोड वगैरह लगा दी कि नहीं देंगे,
ताकि आप उसको जान नहीं पाएंगे। अब आप जो है तुरंत उसको धमकी दे के नहीं तुमको हम छोड़ देंगे, ये तो गलत बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना उससे मांगेंगे नहीं उसका कोड दो, किससे तुम बात कर रहे थे, कुछ नहीं, उसका मामला माफ सीधे कह देगी भाई तुमको उससे क्या मतलब है, ये हमारा अपना अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं क्योंकि निजता का उसको अधिकार मिला हुआ है। आपको 1862 में जो इंडियन पिनल कोड बनाया गया था अंग्रेजों के समय, उसमें कहा गया था कि अगर आपकी औरत किसी दूसरे गैर मर्द के साथ किसी तरह से संपर्क में रहती हैं और आपकी बिना इजाज़त की रहती हैं, अब देखिए इसमें इजाज़त देने वाली तो बात ही नहीं है। अब मान के चलिए कि आप उसके हस्बैंड का इजाज़त थोड़ी करेंगे कि नहीं मेरे वाइफ को लाइन मारो, ये तो गलत चीज़ें हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो ये बात बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसा अगर होता है कि बिना अनुमति कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ अनैतिक तरीके से रहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी लास्ट में कह दिया था कि भाई वो रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, उसके निजता के अधिकार के तहत उसको चीज़ें दी गई है। और ये कंडीशन पुरुष के साथ भी है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर पत्नी गलत कर रही है तो आप उसके निजता के अधिकार तो कुछ छीन नहीं पाएंगे, बट आप उसको तलाक दे सकते हैं व्यभिचार का आरोप लगाकर कि इसका जो है व्यवहार सही नहीं है, इस आधार पर मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। तलाक देने का आपको अधिकार है। इंडियन पिनल कोड की धारा जो पढ़ेंगे ना 497, इसमें तलाक की बातें कही गई हैं, तलाक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 22 देखिए क्या कर रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी होगी, और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। आप देखे होंगे पुलिस वाले जब जाते हैं किसी के घर तो तुरंत पूछते हैं कि चलिए आपको हम अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। और वो बंदा पूछता है कि भाई मेरा इसमें क्या दोष है, मैंने क्या किया है कि आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो बताएगा ना कि हाँ आपने इस तरह का कार्य किया है जिसके चलते आपको गिरफ्तार करने हम आए हैं। तब वो कहेगा नहीं नहीं ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। पुलिस वाले तब कहते हैं ना कि ये देखिए आप गलत किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सुनने वाले हम कौन होते हैं, ये तो सजा आपको कोर्ट से मिलेगा ना कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया है। मेरा जो इस समय काम है कि आपको गिरफ्तार करके ले चलें, वहां तक हम आपको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अब रही बात कि गिरफ्तारी सही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी जाए और किसी को गिरफ्तार कर ले। अगर आपने अपराध किया है तभी आपकी गिरफ्तारी होगी। और मान के चलिए अगर अनलीगल तरीके से आपने गिरफ्तार कर लिया तो संविधान देखिए कितना अच्छा चीज़ बनाया हुआ है कि अगर आपने गिरफ्तार किया अनलीगल तरीके से तो कोर्ट ये कहता है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर। हालांकि ये बात अलग है कि 24 घंटे में आने जाने वाले समय को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब आने जाने में जो समय लगेगा उसको छोड़कर आप जो है ना 24 घंटे के अंदर आप पेश कर सकते हैं। अब 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे और 24 घंटे तक वो अपनी कस्टडी में रखिए। कस्टडी में अगर हैं तो कस्टडी में रखने पर कई तरह की बातें होती हैं, आपसे कई तरह के राज उगलवाए जा सकते हैं। 24 घंटा तो बहुत समय हो गया ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा से अधिक समय के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है तो ये क्या रख सकती है कि नहीं रख सकती है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है। यदि वो शत्रु देश का नागरिक होगा तो उसको 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अपने कस्टडी में रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि आप शत्रु देश से आए हैं तो आपका इरादा भारत में आने का ठीक थोड़ी होगा। आप कुछ गलत करने के इरादे से आए होंगे। आप कुछ गलत करने के इरादे से अगर आए होंगे कि आपने सोच लिया चलो कि हम भारत के किसी क्षेत्र में जाएंगे और भारत के इस क्षेत्र को जो है बर्बाद करेंगे, इस उद्देश्य से आए हैं, तो पुलिस वाले जब 24 घंटा के लिए अपने पास रखेंगे तो हो सकता है कि आपसे बढ़िया से जानकारी नहीं ले पाए। और जब उसको पर्याप्त समय मिलेगा ना तो उसके बाद से वो जमकर पिटाई वगैरह, पुलिसिया पिटाई तो सब जानते हैं कैसे होता है, सारा राज जो है गुलवा लेगा आपसे कि आप किस लिए आए थे, क्या क्या काम रहे थे। उसी तरह से निवारक निरोध के अंतर्गत होंगे तब भी 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। निवारक निरोध का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो आज मुंबई शहर को उड़ा देते हैं, कलकत्ता शहर को उड़ा देते हैं, और ऐसा प्लानिंग करते समय ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन कौन आपके पीछे है, कहाँ से आप आए हैं, कौन कौन से हथियार का उसमें इस्तेमाल करने वाले थे, कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट करने वाले थे, पूरा पता करने के लिए पुलिस के पास समय न चाहिए। और अपराधी इतने अच्छे थोड़ी होते हैं कि अपराध करने जा रहे होंगे तो सब कुछ बता देंगे कि हम ये करने वाले थे। पुलिस को समय किस लिए दिया गया है कि भाई अगर कहेगा तो कहेगा, नहीं कहेगा तो उसको ऐसे पुरखिया रुख अख्तियार कीजिएगा, 2-4 डंडा पड़ेगा, ढंग से अपने आप सब कुछ बक देंगे। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि अगर इसके तहत भी होगा तो मैक्सिमम 3 महीने तक, 3 महीने से अगर अधिक समय तक उस व्यक्ति को अपने पास रखना होगा तो उसके लिए उस अपराध से संबंधित एक बोर्ड गठित की जाएगी। और बोर्ड गठित हो जाने के बाद अगर वो बोर्ड परमिशन देता है तब उसको आप 3 महीने से अधिक समय के लिए अपने कस्टडी में
रख सकते हैं। तो ये रहा आपको स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित बातें। मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया है वो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर अगली वीडियो में आपको इससे आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा, जिसमें हमें अगला जो मौलिक अधिकार पढ़ना है। आप समझ सकते हैं अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप मेरे उस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहें और अधिक से अधिक संख्या में चैनल से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।